देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सी। बेटा सी पॉइंट में आपका होगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, थर्ड हो गया एनर्जी को कम करना। तो नेक्स्ट हो गया नंबर सी। नंबर सी में हम लिखेंगे टेंडेंसी टू एक्वायर या गेन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अर्थात आपके पास जो भी सिस्टम आप ले रहे हो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी। अब इसके बारे में यहाँ से डिटेल से स्टडी करेंगे। आपका जो फर्स्ट था नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी हम केवल इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने ये कोई एक एटम बनाया है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये एटम है। एक और एटम बना देता हूं मैं, ये सेकेंड एटम है। आपको पता है कि केवल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। ऐसे ही आप देखिएगा, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में भी क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इनके बीच में यहाँ पर आपका एफ अट्रैक्शन है। जबकि हमें पता है बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर आपका एफ रिपल्सन है। इसका मतलब यहाँ पर टू टाइप के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, टू टाइप ऑफ फोर्स अप्लाई। अर्थात ये दो एटम थे, जब ये दोनों एटम आपके रखे हुए थे तो इनके बीच में यहाँ पर टू टाइप के फोर्स है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी है। अब आप देखो, टू टाइप के फोर्स में से पहला लिख रहा हूं मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ एटम। अर्थात इसका न्यूक्लियस, इसका वैलेंसी सेल, इसका न्यूक्लियस, इसका वैलेंसी सेल, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। और सेकेंड है बेटा फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम। तो ध्यान रखना, जब ये एटम आपके सिंगल फॉर्म में थे, मतलब दूर दूर थे, तब इनके बीच में टू टाइप का फोर्स है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब हम क्या करते हैं, इन एटम को भी दूर दूर थे, अभी एटम अभी जो है इनकी एनर्जी ज्यादा है, ये अपनी एनर्जी को कम करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो बेटा इनमें अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इनमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से मैं एक ग्राफ बनाता हूं, मतलब इनसे एक कंडीशन बनाता हूं। तो मैंने सबसे पहले लिया है केस नंबर थर्ड, केस नंबर सेकंड और केस नंबर फर्स्ट। ये तीन कंडीशन लिए मैंने। केस नंबर जो आपका थर्ड है, इसके अंदर बेटा इनके बीच की जो दूरी है, ध्यान रखना, ये इनका न्यूक्लियस है और इनके बीच की दूरी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको आर बोल रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले वाले केस की बात करता हूं मैं कि बेटा इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। अर्थात अभी ये दोनों जो आपके एटम है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। सेकंड में मैं इनको पास पास में ला रहा हूं और अब की बार इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इनकी बॉन्ड एनर्जी अर्थात एक फिक्स बॉन्ड लेंथ के बराबर हो गई है। और थर्ड में मैंने क्या किया, अब इनको और ज्यादा पास में ले आया मैं, अर्थात अब की बार इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उनको और भी मैंने कम कर दिया। कहने का मतलब यह है कि आपका जो फर्स्ट केस है ये वाला, इसमें मैं लिख रहा हूं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अर्थात आर बराबर इनफाइनाइट। कहने का मतलब यहां पर आपका जो आर है वो आर नोट से कई गुना ज्यादा है,
इनफाइनाइट पर है। सेकंड में मैंने क्या किया, अब इनको थोड़ा पास पास में ला रहा हूं, तो सेकंड में लिखूंगा बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अर्थात स्मॉल आर इक्वल टू बॉन्ड लेंथ आर नोट। अर्थात अब की बार इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इतनी हो गई कि उनके बीच में बॉन्ड बन गया, अर्थात केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये वो कंडीशन है जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है बेटा, अब की बार मैंने इनको और ज्यादा पास में कर दिया। इसका मतलब थर्ड कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूं, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है आर, वो बहुत ज्यादा पास में कर दी मैंने, अर्थात ये आपके आर नोट की कंपेयर में बहुत क्या हो गई, कम हो गई। अब आप देखो, इनको मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन करता हूं। जब दोनों एटम आपके इनफाइनाइट पर थे, ये इनफाइनाइट पर है, दोनों आपके इनफाइनाइट पर है, तो बेटा इसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन, 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 तो बेटा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा। बट डिस्टेंस ज्यादा होने की बजाय और इनकी एनर्जी मोर होने की वजह यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेंट होगा, अर्थात इनके बीच में जो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा हो रहा है। तो ये है इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ऐसे केस में बेटा एफ अट्रैक्शन जो है वो एफ रिपल्सन से कई गुना ज्यादा है। कहने का मतलब मैं कहूं तो बेटा यहाँ पर एफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है और बेटा यहाँ पर एफ रिपल्सन भी बढ़ रहा है, और एफ रिपल्सन अट्रैक्शन की तुलना में ज्यादा बढ़ रहा है बेटा, क्योंकि ये जब दूर दूर थे तो इनकी एनर्जी ज्यादा थी, स्टेबिलिटी कम थी, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। जैसे जैसे अट्रैक्टेड होते हुए आएंगे, आपको पता है बेटा पास पास में आएंगे तो रिपल्सन बढ़ता जाएगा। तो एफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, एफ रिपल्सन बढ़ रहा है, रिपल्सन मोर बढ़ रहा है। बट अगर मैं डोमिनेंट की बात करूं तो बेटा यहां पर आपका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा डोमिनेंट है। अब आप बताओ, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट है, अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको पता है बेटा एनर्जी घटेगी, और अगर एनर्जी घटेगी तो ऐसी कंडीशन पर बेटा स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब वो इनफाइनाइट पे था तो बेटा उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स भी हो रहा है, रिपल्सन फोर्स भी है। जब दोनों पास पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रिपल्सन अट्रैक्शन की तुलना में ज्यादा बढ़ रहा है, बट डोमिनेंट अट्रैक्शन है, इसलिए एनर्जी घटेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये एक लिमिटेड कंडीशन पर आ गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दूर दूर थे, पास पास आते गए, पास पास आते गए, पास पास आते गए। ये लो भाई, ये एक ऐसी कंडीशन थी जहां पर एक दूसरे के पास आ गए, ये इनके बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। और ऐसी कंडीशन पर आते ही बेटा, क्योंकि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ रहा था, कई गुना ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसी कंडीशन पर आते ही आपको पता है क्या हो गया कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों बराबर हो गए। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल हो गए तो बेटा दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये वो कंडीशन है जहां पर आपको पता है क्या, मिनिमम एनर्जी होगा, मिनिमम एनर्जी। और अगर मिनिमम एनर्जी होगी तो बेटा आपको पता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी भी होगी। तो ये वो केस है जहां पर मिनिमम एनर्जी है और आपकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, और ये जो आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है यही आपका क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। आर नोट को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, बॉन्ड लेंथ। तो यही वो कंडीशन है जहां पर ये बॉन्ड लेंथ है, अर्थात यहां पर आकर आपके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर मैं इन एटम को और ज्यादा पास पास में लाऊंगा तो आपको पता है बेटा जैसे ही पास पास में आएंगे अब रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो आपको पता है ये एक दूसरे के पास पास नहीं आएंगे। जब ये एक दूसरे के पास पास नहीं आएंगे तो उनको पास पास लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये प्रोसेस तो एक जो था, बट अब आपका एक जो प्रोसेस नहीं हो सकता। तो अब हमने क्या किया, इनको और ज्यादा पास पास में कर दिया। तो देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन में मैं क्या करता हूं बेटा, ये पास पास में हो गए। अब आप देखो इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी हो गया, और न्यूक्लियस, तो देखो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन है बेटा, और ये है इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर। तो यहां पर आपको पता है बेटा क्या हो गया, यहां पर आपका एफ अट्रैक्शन जो है उसकी तुलना में एफ रिपल्सन बढ़ गया। अब बताओ अगर एफ रिपल्सन यहां पर बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा, अगर यहां पर आपको पता है एफ रिपल्सन बढ़ जाएगा
तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि ऐप अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया और ऐप रिपल्सन बेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी भी बढ़ गई, और अगर एनर्जी बढ़ गई तो बेटा स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये आपके पास यहाँ से 3 डिफरेंट कंडीशन है जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होती है। तो ध्यान दे, अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट था कि जब दोनों बहुत ज्यादा दूर थे तो बेटा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ रहा था, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर में रिपल्सन ज्यादा बढ़ रहा है, बट डोमिनेंट अट्रैक्शन है तो वो उनके बीच में अट्रैक्टेड होगा, एनर्जी रिलीज होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। एक लिमिट कंडीशन पर आकर दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। फिर अगर इनको हम और ज्यादा पास पास में लाएंगे तो बेटा ऐसी कंडीशन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, अर्थात ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। जबकि ये वाला प्रोसेस कौन सा हो गया बेटा, एक्सो हो गया, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसको ग्राफिकल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहां से अभी हमने जो पढ़ा था उसके अंदर ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, या हम ऐसा कर सकते हैं ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज रेडियस, रेडियस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ। तो देखिएगा, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ग्राफ को। यह है बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी जो किलो जूल पर मोल है, और यह है बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो कि हम आर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहां से मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी बेटा, ये यहां पर आपका एनर्जी है 0, यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव, और यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव। और बेटा ये है इनफाइनाइट, एक एटम आपका यहां पर रखा हुआ है और एक एटम आपका यहां पर रखा हुआ है। ये आपका रेडियस के बारे में, और ये इनफाइनाइट पर है, और इनके बीच की दूरी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। अब हम इस एटम को क्या करा रहे हैं, एक दूसरे एटम की तरफ रिलेटिव अप्रोच करवा रहे हैं। रिलेटिव मोशन है, अर्थात एक को फिक्स रखकर इसको इसकी तरफ हम मूवमेंट कर रहे हैं। यह है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में। तो देखो, फर्स्ट सिचुएशन थी कि दोनों एटम इनफाइनाइट पर है। जब दोनों एटम आपके इनफाइनाइट पर होंगे तो आपको पता है क्या होगा बेटा, ऐसी कंडीशन पर उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, और वो दूर दूर होने की वजह से उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों ही होंगे। अब ये जैसे जैसे एक दूसरे के पास में आ रहे हैं बेटा, तो एक दूसरे के पास में आएंगे तो आपको पता है अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता हुआ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बेटा एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां से स्टार्ट हुआ है, तो देखो बेटा ये एनर्जी डिक्रीज होती गई और आपके यहाँ पर एनर्जी किस में आ गई, नेगेटिव में। ये कंडीशन है जहां पर आपका एफ अट्रैक्शन जो है वो एफ रिपल्सन से ज्यादा है, अर्थात यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ बेटा स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और देखो एनर्जी नेगेटिव में, और एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंथैल्पी नेगेटिव में, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अब आप देखिएगा, यहां से हमारे पास यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पर वो कंडीशन है जहां पर आपको पता है क्या है कि दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस हो गई, केस नंबर 2। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो केस नंबर 3 था, अब हम डिस्कस कर रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, यहां पर ये जो डिस्टेंस है यही आपका क्या कहलाएगा बेटा, अब बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। बॉन्ड लेंथ से मतलब है ये वो डिस्टेंस है जहां पर आपको पता है क्या हो गया, एफ अट्रैक्शन जो है वो एफ रिपल्सन के बराबर हो गया, अर्थात इस पॉइंट पर एफ अट्रैक्शन इक्वल टू एफ रिपल्सन दोनों है। और ऐसी कंडीशन पर आपको पता मिनिमम एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी है यहाँ पर, और मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर आपको पता है बेटा मिनिमम एनर्जी है
और ऐसी कंडीशन पर बेटा मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। तो मैक्सिमम स्टेबल है, मिनिमम एनर्जी है, और यहाँ पर आपका ये है, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड एनर्जी। तो ये एनर्जी तो आपकी क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। और इस एटम से और इस एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, पहले एटम यहाँ था, अब आपका एटम यहाँ पर आ गया बेटा, ये एटम बना देता हूँ यहाँ पर। अब इस एटम और इस एटम के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी बॉन्ड लेंथ कहलाएगी, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपका बॉन्ड एनर्जी होगा। अगर अब हम इनको और पास पास में लाएंगे तो आपको पता है बेटा, अब अट्रैक्शन फोर्स तो डिक्रीज होगा और रिपल्सन फोर्स के कंपेयर में कई गुना बढ़ेगा। रिपल्सन बढ़ेगा तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक हो गया, और अगर एंडोथर्मिक हो गया तो इसको एनर्जी की रिक्वायर्ड है। अब इसको एनर्जी देंगे, आपको पता है एनर्जी देंगे तो एनर्जी नेगेटिव से किधर की ओर होगी, पॉजिटिव की ओर। तो देखो बेटा यहाँ से एनर्जी इसको देंगे तो एनर्जी नेगेटिव से किधर होती जा रही है, पॉजिटिव की ओर होती जा रही है, अर्थात एनर्जी बढ़ रही है। ये वो केस है जहां पर एफ अट्रैक्शन की तुलना में एफ रिपल्सन क्या है, कई गुना ज्यादा है। अर्थात यहाँ पर आपका एफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पर एफ रिपल्सन कई गुना बढ़ रहा है। यहाँ पर दोनों ही चीज थी, अट्रैक्शन भी बढ़ रहा था, रिपल्सन बढ़ रहा था, बट डोमिनेंट कौन सा था, अट्रैक्शन था। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस के बीच का एनर्जी लेवल डायग्राम है जो आपके सामने क्लियर हो गया। अब आता है इससे रिलेटेड दो टर्म्स आई, एक बॉन्ड लेंथ और एक बॉन्ड एनर्जी। अगर मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, तो पहले मैं बॉन्ड एनर्जी की बात कर लेता हूं। तो देखिएगा बेटा, पहला मेरा पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी। बताओ आप बॉन्ड एनर्जी किसको बोलोगे, तो बेटा बॉन्ड एनर्जी का मतलब हो गया, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो आपके इस कंडीशन पर जब आप अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बराबर हो रहा है तो यहां पर जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है वही आपकी बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी क्या, एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो ध्यान रखना, यहां पर जब आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और बेटा बॉन्ड एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं किसकी फॉर्म में, बॉन्ड डिसोसिएशन। हम बॉन्ड एनर्जी नहीं निकालते, हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं। कहने का मतलब आपका कोई एक मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड है वही उसका बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। अर्थात इसका उल्टा प्रोसेस करते हैं, पहले मॉलिक्यूल था उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम एक और पॉइंट लिखेंगे कि विच इज कैलकुलेटेड in form of bond dissociation energy, bond dissociation energy अर्थात BDE। अर्थात इसको हम BDE की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। जैसा इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं, 2x ये एटम है और ये क्या बना रहा है, X2 का मतलब क्या हो गया, ये आपका मॉलिक्यूल है। तो अब आप देखो जब एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है तो देखो आप ये एटम से आपस में पास पास में आ रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको पता है अगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। बट इस मॉलिक्यूल को वापस एटम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसको तोड़ेंगे तो ये कहलाएगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के रूप में कैलकुलेट करते हैं। अब बारी आती है बॉन्ड लेंथ की। किसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, अगर बॉन्ड लेंथ की मैं बात करूं तो बॉन्ड लेंथ का डेफिनेशन हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट विच बॉन्ड फॉर्मेशन, अर्थात वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट विच टाइम, या एट विच टाइम लिख दो, एट विच टाइम बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अर्थात दोनों न्यूक्लियस के बीच की वो डिस्टेंस जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसी के साथ आपका ये एनर्जी लेवल ग्राफ भी कंप्लीट होता है, और बेटा ये इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने पॉइंट क्लियर किए हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि हर पॉइंट को विद कॉन्सेप्टली एक्सप्लेन किया है। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।